हेलो। भाई। हाँ भाई। हाँ, चलो। तब का हाल बा? ठीक बा। ठीक बा। अब बताओ, बिहार में अभी प्रशांत किशोर चलत पड़े। प्रशांत किशोर जी के विचारधारा का बा? प्रशांत किशोर जी के विचारधारा, ये ये सवाल तो सब कोई करत हो। विचारधारा, अच्छा देखो, विचारधारा जोन बा कि का होला, पहिले एकरा के समझे के पड़ी, तब ना समझ में आई कि प्रशांत किशोर के विचारधारा का है। बिल्कुल। विचारधारा से जनरली सामान्य तौर पे हम समझते क्या है। तो जैसे लोग कहते हैं कि जो समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, जिससे कि सब में समानता हो, माने कि हम्म। समाज में एक यूनिफॉर्मिटी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके पास सम्मान और धन बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तो माने कि इरेशनल ना हो। हम्म। सबके पास 19-20 हो सकता है, लेकिन किसी के पास 1% है, किसी के पास 99% है, ऐसा भेद न हो। तो समाज में सम्मान हो या फिर धन हो, इन दोनों की लगभग लगभग जो प्रोपोर्शन होगा वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। और इसी विचारधारा को लेकर आपका लेफ्ट आइडियोलॉजी भी चलती है और समाजवाद भी चलता है। और जो एक विचारधारा है जो बीजेपी जो कैरी करती है कि अच्छा। जैसे कि हिंदुत्व की विचारधारा हो गया, तो एक्चुअली में हिंदुत्व कोई विचारधारा नहीं है। ये एक तरह का, मतलब खुद को एस्टैब्लिश करने का एक आइडिया है कि भाई जो हम पहले से जो थे उस कंडीशन को हम गेन कर ले, वस्तु स्थिति को गेन कर ले। जबकि आप अगर लेफ्ट और समाजवाद को देखेंगे तो इनका कहना है कि पूंजीवाद को हटाइए, जो कि पहले से हम्म। चल रही व्यवस्था है, और यहां पे लाके एक यूनिफॉर्मिटी कॉन्सेप्ट को लागू किया जाए। तो मूल रूप से दो विचारधारा है, इसको हम लेफ्ट विंग और राइट विंग के तरह पे देखते हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है। एक साइड को आप प्रिमिटिव कह सकते हैं, जो सोच है, और एक सोच को आप कह सकते हैं कि ये जो है कि विकास की विचारधारा, कि लोगों के अच्छा। जीवन में जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन हुआ तो हम्म। मनुष्य पहले किस तरीके से जीवन जीता था, फिर जैसे जैसे विज्ञान का और तकनीक का विकास हुआ तो फिर मनुष्य ने अपना विकास किया। तो उसी तरह से विचारधाराएं भी इवॉल्व हुई। और जो पहले जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम मानवता के लिए सही नहीं था, ऐसा मतलब कि कहना है दूसरे पक्ष का। तो राइट विंग और लेफ्ट विंग का जनरली विचारधारा यही है कि सबको समानता है चाहिए, ये लेफ्ट विंग का है। और राइट विंग का है कि भाई जो हम पहले थे वो कंडीशन, वो सिचुएशन सही था, उस स्मिता को हमको जिंदा रखना है। तो इन्हीं दोनों के बीच की एक लड़ाई है। लेकिन जैसा कि मैंने इसमें कहा कि जब मनुष्य तकनीक का विकास किया, जब मनुष्य विज्ञान का विकास किया, तो सामाजिक तौर हम्म। पे भी बौद्धिक विकास भी बढ़ा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को भी हाँ। चेंज किया गया। तो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर का विचारधारा क्या है। तो इसका जवाब यहीं पे है कि अब तक हम लोगों ने जो स्वतंत्रता थी उसके पहले में जो सिस्टम था गुलामी का था, गुलामी से हम बाहर निकले, जो कि किसी भी मानवता के लिए उचित बात नहीं है। तो क्योंकि गुलाम दासत्व तो एक पुरानी व्यवस्थाएं थी, तो उसको एलिमिनेट किया गया, उसको हटाया गया, और एक स्वतंत्र विचारधारा को एस्टेब्लिश किया गया कि भाई सबको समानता का अधिकार, मूल अधिकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा संविधान में भी जोड़ा गया। तो उस व्यवस्था को हम लोगों ने 70-75 साल तो चलाया ना भाई। और हम्म। बिहार में खास कर व्यवस्था कुछ ज्यादा ही लंबा चला। बाकी आप हम्म। बाकी आप भारत में देखो तो कई ऐसे राज्य हैं जो इन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास किया। दक्षिण के राज्य हो या फिर हम्म। आपके जो महाराष्ट्र वगैरह है, उधर भी इस चीज को छोड़ा गया, लोग आगे बढ़े इस विचारधारा को छोड़कर, तो तभी सरकारें वहां पे बदलती रही। तो आज जो प्रशांत जी के
प्रशांत जी का विचारधारा से लोग आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, उसी पहले तो विचारधारा को स्पष्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो आकर्षित होना नहीं होना वो तो उस पर तो आएंगे ही आएंगे। तो मूल रूप से जो है हम ये देख सकते हैं कि जो चीजें जो प्रशांत किशोर आज कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल क्यों है समाज में, तो ये इसी चीज से क्लियर होगा, इसी चीज से स्पष्ट होगा। तो हम जब हम यहाँ पे समाजवाद को 35 साल 40 साल समय दिया हम लोगों ने, हम्म। और उसके बाद में जो है कि बाद में आपका बीजेपी के साथ जो एनडीए अलायंस है, तो एनडीए अलायंस में दोनों मिश्रित है। तो हम्म। एक दोनों थियरी मिक्स है। एक नीतीश जी का जो है कि समाजवाद से ही उत्पन्न है, और जो दूसरा है राइट विंग का जिसपे ठप्पा लगा हुआ है बीजेपी का, कि उसका एक विचारधारा है हिंदुत्व का, कि अपने पुराने अस्मिता को हमको बचाए रखना है, और हमारा जो क्या बोलते हैं सनातन परंपरा है उसको हमको जीवित रखना है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है। तो इन दोनों विचारधारा को मिला के, तो इन दोनों का शासन काल भी हम लोगों ने देखा, और इन दोनों की जो विचार है उन विचारों से लोग उब चुके हैं। क्योंकि समाज जब बौद्धिक स्तर पे जब चेतना युक्त हो जाता है तो वो बदलाव चाहता है। वो मतलब कि चीजों को एक ही बार में, मतलब कि एक चीज को बार बार देख के वो उब जाता है। तो वो कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है कि समाज में कुछ अलग चीज हो, इवॉल्व हो, हम इससे आगे बढ़े, अब तो बहुत हो गया ये। तो जो हम आगे बढ़े, तो वो जो विचार है वो कौन सा विचार है जिसको कि समाज चाह रहा है कि हम आगे बढ़े। ये राइट विंग और लेफ्ट विंग के पॉलिटिक्स से बाहर निकल करके क्या किया जाए। तब यहाँ पे बात आता है उस समाज की, जब चेतना जागती है तो वो अपने करेंट प्रॉब्लम को, जो अभी जो समस्या है, उन समस्याओं के निदान के ऊपर आगे बढ़ता है कि भाई इस समस्या का इस टाइम पे क्या निदान हो सकता है, उसकी तरफ आगे बढ़े। तो जो प्रशांत किशोर है वो एक्चुअली उसी परंपरा को, उसी विचार को कैरी कर रहे हैं। यही प्रशांत किशोर की विचारधारा है कि ये जो राइट विंग और लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजीज है, इन दोनों के फाइट के बीच में समाज का कहीं भी बहुत अच्छा, समाज के बीच में डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। जो कि तीन तीन समाज जो है कि पार्टियां आई, बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, लालू नीतीश की जो पार्टी थी आरजेडी जेडीयू और भाजपा, इन तीनों के हम्म। शासनकाल को देखकर वो उब गए। तो समाज में अब एक नई चेतना का विकास हुआ, और लोगों ने बोला कि नहीं, अब हम व्यक्तिगत तौर पे विकास को देखेंगे, और व्यक्तिगत तौर पे अगर उचित विकास को देखें तो समाज में ऑटोमेटिक स्वतः समाज में एक विकास हम लोग को देखने को मिलेगा। अब विकास को आप कई लेवल पे देख सकते हैं। एक है कि जो हम व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं तो इसको आज साइंटिफिक लैंग्वेज में एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम्म। तो प्रसाद किशोर के जितना भी आप बात सुनेंगे वो कहते हैं कि नली गली जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन जो शिक्षा के ऊपर जो काम करना है वो अभी करना ही होगा, क्योंकि बिना उसको किए हुए आप सामाजिक रूप से कोई भी बदलाव नहीं ला सकते, कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं। दूसरा जो रोजगार की बात करते हैं तो वो इसी विचारधारा से ओरिएंटेड है कि अगर हम लोग जब तक लोगों को अपने घर के पास न ला दे, क्योंकि देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक टर्म यूज किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। उसमें भी जो है बहुत हद तक इसका रोल है कि व्यक्ति घर के पास रहना और घर से दूर रहना, वो भी किस कंडीशन में रह रहा है, इस पे भी जीवन के जीने की जो आयु होती है, जो उम्र होता है, उसमें भी डिफरेंसेज आता है। तो भारत में मान लीजिए कि बिहार में मान लीजिए कि युवा है, तो जो एवरेज एज होगा वो अगर भारत का 70 है तो बिहार में आपको 50-55 देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ से जो व्यक्ति हैं जो पलायन करके बाहर जाते हैं वो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं होते हैं, मेंटली स्ट्रेस तो वो ऐसे ही होते हैं, और चूंकि पढ़े लिखे नहीं है तो फिजिकली जो है कि टेंस्ड भी रहते हैं। तो इसके वजह से घर पे परिवार भी प्रभावित होता है और बाहर जाकर वो लोग खुद भी प्रभावित होते हैं। तो दोनों जीवन यापन में बहुत बड़ी समस्या आती है, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो को घटा देता है।
तो इसलिए ये जो प्रशांत किशोर की विचारधारा है, वो विचारधारा बदलाव की विचारधारा ना होकर, अभी तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बदलाव की विचारधारा है, मुझे बदलाव की विचारधारा बिल्कुल नहीं लगती। ये जो ह्यूमन का इवॉल्व होने का जो नेचर है, ये वो विचारधारा है, ये विचारधारा है इन्वॉल्व आइडियोलॉजी, इवॉल्व होने की आइडियोलॉजी, क्योंकि मनुष्य हमेशा से इवॉल्व होते आया है, उसको इवॉल्व पसंद है, उसको इवॉल्व होना है। तो ये इवॉल्व आइडियोलॉजी है जो कि व्यक्तिगत और स्थानिक, व्यक्तिगत तौर पे भी हो और स्थानिक हो। अभी इस स्थान की समस्या क्या है और व्यक्तिगत तौर पे लोगों को समस्या क्या है, उसका निदान आज लोगों का पहली विचारधारा बन चुकी है। तो इसलिए मैं इसको, प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है वो यही विचारधारा है कि इवॉल्व आइडियोलॉजी, कि समाज को सोशल इवोल्यूशन आइडियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं, समझे? तो ये आपको शायद स्पष्ट हुआ होगा, या कुछ अगर इसमें डाउट आपको लग रहा है तो आप मैंने पूछ सकते हैं। सोशल इवोल्यूशन आइडियोलॉजी, यही आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर की है कि जो सामाजिक तौर पे जो इवोल्यूशन होना है, इवॉल्व होना है, वही विचारधारा पूरा समाज लेके चल रहा है। इसीलिए वो बदलाव की बात कर रहा है कि नहीं, अब ये सब बहुत हो गया, इस तरह की राजनीति, जाति पाति हो गया या फिर धर्म संप्रदाय का हो गया। इस आइडियोलॉजी से हमें आगे बढ़ना होगा और व्यक्तिगत तौर पे मनुष्य के विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को काम करना होगा, तभी जाके हम लोग का विकास संभव है, समग्र सामाजिक समग्र रूप से हमारा विकास संभव है। इसमें कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहा तो। नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि सोशल इवोल्यूशन आइडियोलॉजी, ठीक है ना? प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है मेरे हिसाब से वो सोशल इवोल्यूशन आइडियोलॉजी है। एचडीआई में बिहार में कुछ सुधार हो सकता है कि नहीं? हाँ, एचडीआई, आप बड़ा बढ़िया सवाल पूछे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए, जो जिस देश की जनसंख्या ज्यादा हो वहां पे आप विकेंद्रीकरण नीति से काम करना चाहिए, जो कि सोशल इवोल्यूशन के लिए, सोशल इवोल्यूशन, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो अब अगर आप सेंट्रलाइज उसको रन करने का कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि एक वर्ग बहुत पीछे छूट जाता है, एक वर्ग बहुत पीछे छूट जाता है। क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर एक डेटा भी देते हैं, अगर हम लोग फैक्ट्रीज बहुत लगा दे तो भी 17% से ज्यादा रोजगार नहीं दे सकते हैं। ये भी सेंट्रलाइज सिस्टम कहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा, कैसे वो बोलते हैं कि 2-2 लाख रुपया सभी लोगों को दे देंगे तो कुछ इंडिजिनस जो है उद्योग धंधे जो है कि बढ़ेंगे, तो उससे लोगों के जीवन पे काफी फर्क पड़ेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये वो बताता है कि लोग कितने अपने जीवन से कितने सुखी हैं, वो कितना कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, इन दोनों से वो इंडिपेंडेंट है। एचडीआई इंडेक्स का सबसे कमाल की बात है कि वो जीडीपी से इंडिपेंडेंट है। इसके लिए आप वो हमेशा प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि आप जो है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे को, स्वीडन को, इसको देखिए, वहां का महाराष्ट्र का जो है हम लोगों का ये जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का है, 50 बिलियन डॉलर के आसपास है, सॉरी। तो उतना ही नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे का शायद है या फिर स्वीडन का है। लेकिन वहीं पे अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिएगा तो पर कैपिटा, महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम में और स्वीडन के पर कैपिटा इनकम में लगभग 8 से 10 गुना का अंतर है। तो जीडीपी ज्यादा होने से जरूरी नहीं है कि वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाए और लोगों के व्यक्तिगत विकास उतना ज्यादा हो सके। आप इस पॉइंट को शायद समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अगर आबादी मान लीजिए कि 100 लोग रह रहे हैं और वहां पे 100 लाख रुपया है, हम लोग टोटल जीडीपी कैसे देखते हैं कि टोटल उस स्टेट में, इंडिविजुअल स्टेट में या फिर कंट्री में कितने लोग हैं, प्लस में कितना वहां पे कैपिटलाइज हो रहा है, कितना कैपिटल वहां पे है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 लाख रुपया है, 100 लोग हैं, हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज क्या आएगा, 1 लाख रुपया, तो पर कैपिटा 1 लाख आएगा। लेकिन
दिक्कत तब होती है कि उस 100 लाख में से 90 लाख तो सिर्फ 10 लोगों के पास है और बाकी 90 लोगों के पास 10 लाख रुपया है। हाँ तो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम से कैसे डिसाइड हो पाएगा कि वहां का हर एक व्यक्ति की जो है कि इनकम स्टेट सेम है? हर व्यक्ति तो सुखी नहीं हो पाया वहां पे ना, हर व्यक्ति तो प्रोस्पेरस नहीं है ना, सिर्फ 10 लोग ही प्रोस्पेरस है वहां पे। तो बिहार जैसे स्टेट के लिए, भारत जैसे देश के लिए ये जीडीपी जो बार बार लोग बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी इतना हो गया, इससे भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर कि हर व्यक्ति को रोड सुलभ है कि नहीं, अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए और रोजगार का साधन इतना होना चाहिए कि जिससे कि उसको नॉर्मल जीवन, सामान्य जीवन जीने में उसको तकलीफ ना आए। अब अगर रोड अच्छा होने से क्या होगा? रोड अच्छा होने से ये होगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे, तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि आदमी जब ये देखता है कि एवरेज एज, तो उस एवरेज एज में सिर्फ उम्र होकर मर जाना, जैसे कि 50, 60, 70, 80 होकर मर जाना ही उसमें कंसिडर नहीं होता है। कितने बच्चे पैदा होते ही मर गए, कितने लोग एक्सीडेंट करके मर गए, कितने लोगों को स्ट्रेस से मर गए, मतलब कि सुसाइड कर लिए। तो ये सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है, टोटल डेथ्स को काउंट किया जाता है और फिर उसको डिवाइड किया जाता है, तब एक एवरेज एज निकल के आता है। तो उसमें आपके पास जब संसाधन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, तब जाके लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो प्रशांत किशोर जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, एचडीआई इंडेक्स की बात कर रहे हैं। वो इस बात को खुल के नहीं कहते, क्योंकि देखिए खुल के कहेंगे तो बिहार में एचडीआई किसको समझ में आने वाला है? वो तो बोले कि जीडीपी जो है, जीडीपी पे 5 मिनट हमको तेजस्वी यादव बोल के दिखाए बिना कागज के। तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जिसको कि मतलब हम तो आश्चर्यचकित होते हैं कि आज भी बिहार में 40-45% लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मतलब कि क्या ही कहा जाए। तो उस कंडीशन में जहां पे जीडीपी को ही ठीक से नहीं समझा गया है, वहां पे एचडीआई के बारे में बात करेंगे तो लोग क्या समझेंगे? तो इसीलिए वो बिल्कुल सामान्य सही। तौर पे कहते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, सही बोल रहे हो। सही है ना? तो वो वही बात है कि लोग एचडीआई को क्या समझेंगे, लेकिन जो बात कर रहे हैं उसको जो मैंने डिकोड किया है, उससे मुझे यही लगता है कि वो एचडीआई के ऊपर ही जो है काम कर रहे हैं और वो काम करना चाहते हैं उसी के ऊपर में। इसीलिए वो बार बार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का वो उदाहरण देते हैं। क्या काफी लग्जरियस लाइफ है, जीडीपी बहुत कम होने के बावजूद भी आप वहां पे देख सकते हैं, इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। और कोई प्रश्न आपको इसमें से आ रहा हो तो, विचारधारा और ये। नहीं, ठीक है। कल अच्छा, मिलते हैं संदीप भाई। कल ठीक है, ठीक है।